हाय गाइस, दिस इज विवेक सैनी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन वीवूज ऑटो व्लॉग्स। गाइस, एक और नई वीडियो में स्वागत है आपका। और इस वीडियो के सेशन में, यानी ये सेशन का नाम मैं रख रहा हूँ टेक्निकल वीवू, जहाँ पर मैं आपको सारी टेक्निकल नॉलेज देने वाला हूँ गाड़ियों की। और आने वाले टाइम में हम लोग और टेक्निकल सेशंस भी करेंगे। फिलहाल जो है वो इस टेक्निकल सेशन यानी कि इस टेक्निकल वीवू की वीडियो में, इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हम लोगों को टर्बोचार्ज गाड़ियों के साथ में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से हमें उन टर्बोचार्ज इंजन को ड्राइव करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें टर्बोचार्ज इंजन के साथ में नहीं करनी चाहिए। गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। और नीचे इंस्टाग्राम आईडी एंड ट्विटर हैंडल भी दिया गया है, तो वहाँ पर भी जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। देखिए गाइस, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि टर्बोचार्जर है क्या। टर्बोचार्जर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। एक फोर्स्ड इंडक्शन है, यानी कि फोर्स्ड इंडक्शन यानी कि वो तरीका जिसकी वजह से एयर फील्ड रेशियो जो है वो काफ़ी अच्छा आता है, जिसकी वजह से ओवरऑल गाड़ी का माइलेज, ओवरऑल गाड़ी की परफॉर्मेंस यानी कि इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो अपग्रेड हो जाती है। फोर्स्ड इंडक्शन एंड नेचुरली एस्पिरेटेड, ये दो टर्म्स यूज की जाती हैं जब भी हम लोग गाड़ियों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स में किसी भी तरीके के फोर्स्ड इंडक्शन डिवाइस का यूज नहीं होता है गाइस। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स वो इंजन्स होता है जिसमें टर्बोचार्जर का यूज नहीं होता है, यानी कि वो कंप्लीटली क्लीन रहते हैं एंड वो उसी तरीके से बिहेव करते हैं जिस तरीके से उनको इंजीनियर किया जाता है। उसमें किसी भी तरीके का फोर्स्ड इंडक्शन या फिर एयर फील्ड रेशियो को बढ़ाने का कोई भी तरीका यूज नहीं किया जाता या एक्सटर्नल सोर्स यूज नहीं किए जाते। अगर मैं यहीं पे बात करूं टर्बोचार्ज इंजन को, तो उनको कहते हैं फोर्स्ड इंडक्शन इंजन, यानी कि फोर्सफुली किसी एक डिवाइस की तरफ से एयर फ्यूल रेशियो को जो है वो इंक्रीज किया जा रहा है ताकि उसकी परफॉर्मेंस बढ़े। एनीवे, थोड़े से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं यहाँ पर आपको टर्बोचार्जर के बता देता हूँ। टर्बोचार्जर डेफिनेटली जो है वो हायर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं और उनको जाना जाता है स्मॉलर इंजन्स विद मोर पावर, यानी कि आपको एक सिलेंडर का इंजन, 1 लीटर का इंजन है, 3 सिलेंडर्ड इंजन है और वो तकरीबन 70 bhp की पावर प्रोड्यूस कर रहा है। आप उसको टर्बोचार्जर की हेल्प से 85 से 90 bhp जो है वो यहाँ पर लेके आ सकते हो, उसको मैप कर सकते हो इस तरीके से कि वो इतनी पावर फिगर जो है वो इंक्रीज कर दे। टर्बोचार्जर तकरीबन 15 से 20% जो है वो फ्यूल एफिशिएंसी एंड 15 से 20% ही जो है वो पावर एंड टॉर्क बढ़ाने में सक्षम होता है। एमिशंस पे काफ़ी हद तक जो है वो टर्बोचार्जर यहाँ पर कंट्रोल करते हैं, यानी कि आगे वाले आने वाले टाइम में जो है वो आपको टर्बोचार्ज इंजन जो है ज्यादा देखने को नजर आने वाले। साथ ही ऑल्टीट्यूड कंपनसेशन में भी बहुत हेल्प करते हैं टर्बोचार्जर्स। ऑल्टीट्यूड कंपनसेशन एक ऐसी टर्म है, यानी कि अगर आप हिली एरिया में लेके जा रहे हो गाड़ी को, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डाउन हो जाता है, यानी कि एक बार से जो है वो नीचे गिर जाता है। ऐसे में जितने भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन हैं वो अच्छा एयर फ्यूल रेशियो नहीं बना पाते हैं। ऐसे में टर्बोचार्जर्स की हेल्प चाहिए होती है ताकि वो एक एयर फ्यूल, कांस्टेंट एयर फ्यूल रेशियो को मेंटेन करके रखें, एक कंप्रेशन जो है वो गाड़ी में अच्छा हो और फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो ड्रॉप ना हो। यानी कि टर्बोचार्ज इंजन जो है वो दे आर मोर प्रोन टू गिव यू मोर फ्यूल एफिशिएंसी एट हायर एल्टीट्यूड्स, मोर पावर एट हायर एल्टीट्यूड। जब भी आप हायर एल्टीट्यूड्स पे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स को लेके जाओगे तो उनकी पावर एंड उनकी फ्यूल एफिशिएंसी दोनों ही घटेंगी। यही रीजन होता है कि जब भी आप हायर एल्टीट्यूड्स पे गाड़ी को लेके जाते हो तो वहां पर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो है वो उनको लगता है कि आप लोड काफी ले रहे हो गाड़ी के ऊपर, ऐसा लगता है कि गाड़ी के इंजन के ऊपर जो है वो लोड बढ़ रहा है। एनीवे, ये तो थोड़े से बेसिक्स हो गए, मुझे पता है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे लेके चला गया हूँ। हम आज बात करेंगे 5-6 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आपको टर्बोचार्ज इंजन के साथ में नहीं करने चाहिए। मैं जानता हूँ आप ये बोलोगे कि मैंने बेनिफिट्स अगर बताएं तो तुमने प्रोज कॉन्स क्यों नहीं बताए इस इंजन के, टर्बोचार्ज इंजन के। अगर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि टर्बोचार्ज इंजन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए, तो मैं जरूर आपके लिए नीचे एक वीडियो जो है वो डाल दूंगा। लेकिन आपका कमेंट करना जरूरी है, तो नीचे कमेंट जाकर अपनी एंगेजमेंट जरूर यहाँ पे शो कीजिए। और आपको क्या नहीं करना चाहिए टर्बोचार्ज इंजन के साथ में। सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपने टर्बोचार्ज इंजन को या किसी भी नॉर्मल इंजन को स्टार्ट करते हो, तो ये नॉर्मल इंजन के लिए भी है वैसे, तो आप जरूरी नहीं है कि इसको टर्बोचार्ज इंजन के साथ यूज करो। अगर आपकी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है तो भी आप इसे यूज कर सकते हो, बट टर्बोचार्जर जो है ना वो लगभग 1.5 लाख आरपीएम तक घूमते हैं, यानी कि वो इंजन को बहुत जल्दी गर्म कर देते हैं कंपैरेटिव नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को। सो अब ये चीज ध्यान रखें कि जब तक आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कीजिए और 12 से 15 सेकंड, ये मिनिमम टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, 12 से 15 सेकंड में जो है इंजन ऑयल जो है वो अपने सारे पार्ट्स में, इंजन के सारे पार्ट्स में जो है वो रोटेट हो चुका होता है। एटलीस्ट 12 सेकंड वो लेता है, लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि 15 से 20 सेकंड आप स्टार्ट या आइडल स्टेट पर ही अपने इंजन को रखो। इसका मेजर रीजन इसलिए है क्योंकि जब भी आप इंजन ऑयल को विदाउट
अब जब तक वो हर एक पार्ट में ना पहुंच जाए उससे पहले ही रेव करोगे, एग्रेसिव रेव करोगे और एग्रेसिवली ड्राइव करोगे तो वियर आउट होने के चांसेस ज़्यादा है। इंजन के पार्ट्स जो है वो जल्दी घिसने लगेंगे अगर आप बहुत ही फ्रीक्वेंट टाइम पे इसको कर रहे हो, जल्दी जल्दी जो है वो ये चीज़ें आप कर रहे हो अपने इंजन के साथ में, तब ज़रूर यहाँ पर परेशानी आती है। अब जब तक इंजन ऑयल जो है वो अपने नॉमिनल टेम्परेचर पे ना पहुंच जाए, इंजन ऑयल की देखो मैं बताता हूँ कि वो एफिशिएंटली कब बिहेव करता है, यानी कि कब वो आपके इंजन को प्रोटेक्ट करके रखेगा। जब तक आपके इंजन ऑयल का एक नॉमिनल टेम्परेचर नहीं पहुंच जाता तब तक वो आपके इंजन को ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं करेगा, यानी कि उसका एक टेम्परेचर जोन है जिसमें इंजन ऑयल का एक टेम्परेचर जोन है जिसमें कि वो सबसे एफिशिएंटली बिहेव करेगा। अब देखो इंजन ऑयल जब तक सारे इंजन में नहीं पहुंच जाता उसके पहले ही अगर आप हायर आरपीएम्स पे रेव कर रहे हो तो वियरिंग आउट होगी। छोटी छोटी चिप्स जो है वो, बहुत ही छोटी छोटी चिप्स जो है वो मेटल की वहाँ से एक्सट्रैक्ट होके इंजन ऑयल के साथ में मिक्स हो जाएंगी, जिसकी वजह से इंजन ऑयल की एफिशिएंसी या फिर इंजन ऑयल का जो काम है उसमें वो डिग्रेड होती चली जाएगी और आपको बहुत ही जल्दी जो है वो इंजन ऑयल चेंज करवाना पड़ेगा गाइस। अब देखो जब भी इंजन ऑयल को अगर आपको नापना हो ना कि मेरा इंजन ऑयल किस टाइम पर सही टेम्परेचर पे है, कूलेंट का टेम्परेचर अगर आपको नापना हो तो वो मिड टेम्परेचर कॉर्ड जो है वो मिड पे होनी चाहिए। तो जब अगर आपकी गाड़ी मिड पे आ गई है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर आप हाईली रेव कर सकते हैं उसको। सो अवॉइड डूइंग क्विक रेविंग या क्विक रेड जोन पे मत लेके जाया करो जैसे गाड़ी स्टार्ट हो, और यही चीज़ जो है वो गाड़ी के बंद होते टाइम पर भी होनी चाहिए। अब देखो दूसरे पॉइंट पे मैं यहाँ पर रखता हूँ कि आप एकदम से अचानक से हाईली रेव करके आ रहे हो, इंजन को बहुत दूरी आपने नापी है, 250-300 किलोमीटर आप क्विक चले हैं साइमल्टेनियसली और अचानक से आपने गाड़ी आके रोक दी, तो इससे होगा क्या ये मैं आपको बता दूँ। जब भी हम लोग बात करते हैं इंजन्स की तो फिर इंजन ऑयल उसके अंदर घूम रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है, साथ ही मेटल पार्ट्स भी उस टाइम हॉट होते हैं। अगर आप अचानक से रोक दोगे यानी कि आप कूलिंग सिस्टम को भी वहाँ पर रोक रहे हो, जो गाड़ी के अंदर लगा हुआ कूलिंग सिस्टम जो है वो कंप्लीटली अपनी रोटेशन बंद कर देगा और जो इंजन ऑयल जहाँ पर था वो वहीं पर जो है वो चिपक जाएगा। अब ऑब्वियसली इंजन ऑयल जो है वो ठंडा है कंपैरेटिव मेटल पार्ट्स जिसके अंदर वो रोटेट कर रहा है उससे वो ठंडा है, यानी कि अगर कोई भी इंजन 1 ml 2 ml हर एक जगह जो है वो स्टिक हो गया मेटल पार्ट्स पे तो वो वहाँ से बर्न कर देंगे उसको, जिसकी वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फ्लोइंग प्रॉपर्टीज़ वो जो है वो डिग्रेड हो जाएंगी और आपको दोबारा से जो है वो इंजन ऑयल बहुत जल्दी चेंज करना पड़ जाएगा। इसकी वजह से जो है वो इंजन ऑयल पर फ़र्क पड़ेगा, मेटल पार्ट्स पर एज सच फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इंजन इससे ज़्यादा ख़राब नहीं होगा लेकिन आपको आपके इंजन ऑयल पे जो है वो ज़रूर ये हार्म करता हुआ नजर आएगा। सो गाइज इंजन को अचानक से बंद मत करें, ये मैं टर्बोचार्ज इंजन के साथ में भी कह रहा हूँ, ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में, दोनों के साथ में ये रूल लागू है। गाइज एक और टर्म मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा थर्ड पॉइंट के लिए, वो है लगिंग ऑफ इंजन। लगिंग ऑफ इंजन क्या होता है? देखो गाइज जब भी हम नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की बात करते हैं ना तो हम लोगों को टर्बोचार्ज बाद में इन्वेंट हुआ है और लोगों की ये एक माइंडसेट बन चुका है कि अगर हम हायर गियर पे चलाएंगे एंड लोअर स्पीड पर चलाएंगे तो वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में तो फायदे का सौदा है, यानी कि आप हायर अगर जो है उस पे चला रहे हैं गियर पे चला रहे हैं, यानी कि 5th गियर पे चला रहे हैं 6th गियर पे चला रहे हैं और आपकी स्पीड जो है वो तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में आपको काफ़ी ठीक ठाक जो है वो एफिशिएंसी देगा। लेकिन जब टर्बोचार्ज इंजन की बात आती है ना तो ये सौदा कम्प्लीटली रिवर्स हो जाता है, यानी ये जो सजेशन लोगों को दी जाती है वो कम्प्लीटली रिवर्स हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। जब भी हम टर्बोचार्ज इंजन की बात करते हैं ना तो होता क्या है कि आप टर्बो को लेकर ही इसलिए आए हो कि आप ज़्यादा पावर उससे ले सकें, ठीक है। और अगर आप 5th गियर पे चला रहे हो यानी कि आप गाड़ी को बोल रहे हो ज़्यादा पावर के लिए, आप पावर ज़्यादा दे रहे हो लेकिन आप आरपीएम्स कम रख रहे हो, यानी कि रोटेशंस पर मिनट वो काफ़ी कम रख रहे हो, 1000 आरपीएम 1500 आरपीएम पे रख रहे हो अपनी गाड़ी को, तो यानी कि आप गाड़ी को ये कह रहे हो कि आप रोटेशंस तो कम करो यानी और पावर ज़्यादा डिलीवर करो। तो इससे क्या होगा कि फ्यूल इंजेक्टर्स जो हैं वो फ्यूल तो ज़्यादा दे रहे होंगे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पावर मुझे ज़्यादा देनी है, लेकिन कंप्रेस जब टरबाइन में आप टर्बो को अब कम रोटेट कर रहे हो, इतना ज़्यादा उसको रेव नहीं करवा पा रहे हो क्योंकि आपकी आरपीएम से कम है, जिसकी वजह से एग्जॉस्ट प्रेशर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं बन पा रहा है कि वो टर्बो को बहुत तेज़ रोटेट कर सके। दैट मीन्स कि आप टर्बो को कम रोटेशंस दे रहे हो और टर्बो को अगर आप कम रोटेशन दे रहे हो दैट मीन्स आगे जो कंप्रेस्ड एयर जा रही है वो कम जा रही है, फ्यूल ज़्यादा जा रहा है लेकिन एयर कम जा रही है, यानी कि रिच एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ पर बन रहा है। और रिच एयर फ्यूल मिक्सचर अगर बनेगा तो माइलेज पे कंप्लीटली जो है वो डिफरेंस आप देखोगे, क्योंकि अगर रिच एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ पर बन रहा है तो एयर का पार्ट कम है,
एंड फ्यूल का पार्ट ज़्यादा है कंपैरेटिवली। अगर मैं पेट्रोल एयर फ्यूल रेशियो की बात करूं तो तकरीबन 14:1 के करीब जो है वो मैक्सिमम जाता है। 14 की जगह वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा 10:1 की जगह, या फिर 9:1 की, मतलब डिफर कर सकता है अलग अलग आरपीएम्स पे। अगर आप ये चीज़ देखोगे कि 10:1 का एयर फ्यूल रेशियो बन रहा है तो फ्यूल एफिशिएंसी ऑब्वियसली घटेगी, क्योंकि आप ज़्यादा फ्यूल यहाँ पर दे रहे हो लेकिन उससे इतनी एनर्जी भी नहीं ले पा रहे हो और इतनी पावर डिलीवर भी नहीं कर पा रहा है इंजन, क्योंकि कंबस्शन इतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कंबस्शन अच्छे से होने का मतलब ये है कि एयर फ्यूल रेशियो जो वो काफ़ी सही होना चाहिए, 14:1 के करीब होना चाहिए। मेरे ख्याल में आपको बात समझ में आएगी होगी क्यों मैं बोल रहा हूँ। फ्यूल एफिशिएंसी घटेगी, फ्यूल एफिशिएंसी के साथ में एमिशंस जो है वो ज़्यादा होगी, गाड़ी धुआं ज़्यादा देगी, गाड़ी पॉल्यूट ज़्यादा करेगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड ज़्यादा डिलीवर करेगी, NOx ज़्यादा डिलीवर करेगी, जिसकी वजह से आपके कैटालाइटिक कन्वर्टर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि एग्जॉस्ट सिस्टम भी आपको यहाँ पर काफ़ी हर्ट होता हुआ गाड़ी का नजर आएगा। कुछ और डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके टर्बोचार्ज इंजन में, जिनमें इससे नॉकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको हम लोग प्री इग्निशन भी कहते हैं। प्री इग्निशन वो टर्म है कि अब देखो क्या होता है कि ऑब्वियसली बहुत से अनबर्न पार्ट रह जाता है एयर फ्यूल मिक्सचर का, बहुत सा अनबर्न पार्ट रह जाता है जो कि ऑलरेडी एक इतना टेम्परेचर अचीव कर चुका होता है कि जैसे ही कंप्रेशन होगा और कंप्लीट कंप्रेशन होने से पहले ही वो ऑटो इग्नाइट कर देगा, यानी कि स्पार्क प्लग को हेल्प करने का मौका ही नहीं देगा इग्नाइट करने में। इसकी वजह से मेटल पार्ट्स डिग्रेड होंगे और अगली बार जो है वो नॉकिंग और इजी हो जाएगी, क्योंकि मेटल कुछ कभी कभार जो है वो हॉट जोन भी बन जाते हैं सिलेंडर के अंदर। हॉट जोन अगर बन गए, हॉट जोन का मतलब ये है कि कुछ पार्ट जो है वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा हॉट हो चुके होते हैं और जिसकी वजह से अगली बार जब भी कंप्रेशन हो रहा होता है उससे कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा कंप्लीट होने से पहले ही सेल्फ इग्नाइट हो जाता है एयर फ्यूल रेशियो, एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो सेल्फ इग्नाइट हो जाता है और स्पार्क प्लग की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से टाइमिंग खराब होती है, स्पार्क टाइमिंग खराब होती है, इग्निशन टाइमिंग खराब होती है एंड फाइनली जो है वो बहुत सारे पार्ट्स भी डिग्रेड होते हैं इंजन के। पिस्टन पे क्रैक आ सकता है, सिलेंडर पे क्रैक आ सकता है। ये सारी समस्या जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जहाँ पर देख सकते हो। सो गाइज, अवॉइड लगिंग इन टर्बोचार्ज इंजन, अवॉइड डूइंग लोअर आरपीएम्स एंड हायर हायर शिफ्ट्स। बेटर है कि आप 2000 आरपीएम पे चला रहे हो, चौथा गियर पे चलाओ, और जैसे आप 2500 आरपीएम उससे ऊपर चला रहे हो 5वें पे शिफ्ट करो, 6 पे शिफ्ट करो। ये इस तरीके से जो है वो शिफ्टिंग आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप इंजन को तो बिल्कुल बोल रहे हो कि भाई तू पावर ज़्यादा प्रोड्यूस कर और टर्बो को इतना मौका नहीं दे रहे हो आप रोटेट होने का। गाइस, हम जब भी पेट्रोल पंप पर जाते हैं ना तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग रेगुलर फ्यूल ज़्यादा यूज़ करते हैं। रेगुलर यानी कि रेगुलर फ्यूल की ऑक्टेन वैल्यू जो है वो 87 होती है। आप टर्बोचार्ज इंजन में रेगुलर फ्यूल यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट, बट आई विल रिकमेंड कि यार रेगुलर, मिड या फिर प्रीमियम, तीनों में से कोई भी यूज़ करो। टर्बोचार्जर की एफिशिएंसी स्टेप बाय स्टेप जो है वो बढ़ेगी। अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो यानी कि ऑक्टेन वैल्यू 87 की यूज़ कर रहे हो तो वो आपको परफॉर्मेंस अलग देगा। अगर आप मिड जोन यूज़ कर रहे हो यानी कि 88 to 90 यूज़ कर रहे हो तो वो आपको एफिशिएंसी अलग देगा, उसकी परफॉर्मेंस अलग होगी। और आप ऑक्टेन वैल्यू 91 या उससे ऊपर की यूज़ कर रहे हो, 91 92 की यूज़ कर रहे हो तो उसकी परफॉर्मेंस अलग होगी। आप परफॉर्मेंस कार्डियो में भी देखोगे कि जो ज़्यादा प्रीमियम फ्यूल होता है हम उनको यहाँ पर यूज़ करते हैं, क्योंकि उनमें टर्बोचार्जर्स यूज़ किए जाते हैं, उनमें ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हायर ऑक्टेन वैल्यू को के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। इसलिए टर्बोचार्ज इंजन में भी परफॉर्मेंस ओवर द फ्यूल जोन, जैसे कि आप स्टेप बाय स्टेप अपने फ्यूल को बढ़ाओगे, फ्यूल की प्रीमियमनेस को बढ़ाओगे, उसी हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। तो एटलीस्ट आप टर्बोचार्जर में यूज़ करो। किसी भी फालतू जगह से आप पेट्रोल पंप से जो है वो अवॉइड करो पेट्रोल डलवाना। हम कभी कभार देखते हैं कि स्टॉल्स लगी रहती हैं किसी ऐसे जोन में जहाँ पर पेट्रोल पंप्स आसपास नहीं होते, तो आप एंड अप होते हो उन्हीं से लेने पे। तो वो ज़रा अवॉइड करो कि किसी भी स्टॉल्स वगैरह से खरीद लो या फिर किसी भी अनऑथराइज्ड पेट्रोल पंप से आप खरीद लो, उन सब चीज़ों को अवॉइड करो। गाइज, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आप जब भी आप टर्न्स लेते हो अपनी गाड़ी में, ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में थोड़ा सा कम होता है, टर्बोचार्ज इंजन में ज़्यादा होता है। जब भी आप टर्न्स लेते हो और आप क्विकली एक्सेलरेट करते हो, आप सेकंड गियर पे और आपने एक्सेलरेट पेडल पे कंप्लीटली प्रेस कर दिया तो आपको टॉर्क बहुत ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से क्विक एक्सेलरेशन आपकी गाड़ी को यहाँ पर मिलता है। बट ये जो चीज़ है ना वो टर्न्स पे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, और वो इसलिए कि स्लिप एंगल्स जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। गाड़ी के आगे और गाड़ी के पीछे वाले टायर्स दोनों जो है वो एक अच्छे स्लिप एंगल्स पे चलते हैं। अगर आप सीधे चला रहे हो किसी भी गाड़ी को तो दोनों ही आगे और पीछे दोनों एक्सल के स्लिप एंगल्स सेम रहेंगे। स्लिप एंगल्स क्या होते हैं? एक टायर है, उसकी एक डायरेक्शन है,
है, मान लो कि वो वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, या फिर गाड़ी जो है वो एक वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और आपने स्टीयर कर दिया उसको 45 डिग्री पे, यानी ये एक्स और वाई डिग्री पे जो है वो आपने स्टीयर कर दिया, एक्स वाई एक्सेस पे जो है वो आपने स्टीयर कर दिया। अगर आप एक्स वाई एक्सेस पे 45 डिग्री पे अगर आप उसको स्टीयर कर रहे हो तो जो 45 डिग्री का एंगल बना है ना स्टीयरिंग एक्सेस के और उस टायर के ट्रेवल के, तो उसको हम लोग कहते हैं स्लिप एंगल। तो अगर आपकी गाड़ी फॉरवर्ड व्हील ड्राइव है तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जब आप टर्न्स पे एक्सेलरेट कर रहे होंगे क्विकली तो वो ओवर स्टीयर करेगी। अगर आपकी गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है तो वो ओवर स्टीयर करेगी, आपको आपके हाथ में कंट्रोल ही नहीं रहेगा स्टीयरिंग का। तो ये टर्बोचार्ज इंजन में इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि टर्बोचार्ज इंजन जो है वो एक स्पेसिफिक आरपीएम पे ज़्यादा पावर डिलीवरी देते हैं, एक जोन में काम करते हैं वो। अगर आप टर्बोचार्जर्स का ग्राफ रीड करोगे तो आप देखोगे कि एक लिमिटेड आरपीएम्स पर ही उनकी जो है वो पावर और टॉर्क जो है वो पावर और टॉर्क डिलीवरी जो है वो डिपेंडेंट होती है। वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की तरह ऐसा नहीं है कि लीनियंट रहेगी और फिर ड्रॉप करेगी, ऑब्वियसली वो ऐसे ही होगा। बट टर्बोचार्जर इंजन्स का और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स का जो है वो ग्राफ में काफ़ी डिफरेंस होता है। टर्बोचार्जर एक लिमिटेड आरपीएम पर ही आपको डिलीवर करेगी पावर, और वो जोन पर ही आप अगर आप रेव कर रहे हो तो ज़रूर यहाँ पर सबसे ज़्यादा बीएचपी एंड टॉर्क आपको यहाँ पर डिलीवर होने वाला है। दैट विल एंड अप रिजल्टिंग इन ओवर स्टेयरिंग या अंडर स्टेयरिंग। सो कट्स पर जब भी आप कट ले रहे हो तो उस पर जो है वो टर्बोचार्जर्स को यहाँ पर अवॉइड करो कि आप हाई रेव कर रहे हो उनको। एक चीज़ और है यहाँ पर गाइस कि ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस को आप अवॉइड करो, जैसे कि आप सीएनजी या एलपीजी जो है वो नॉर्मल सीएनजी किट्स लगवा लेते हो, नॉर्मल विदाउट रीमैपिंग ईसीयू के जो है वो यहाँ पर सीएनजी किट्स लगवा लेते हो, वो काम नहीं करेंगी गाइस, क्योंकि जो कंप्रेशन रेशियो है ना वो एक एयर और फ्यूल जो मिक्सचर बनता है वो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होता है। ऑक्टेन वैल्यू 130 होती है सीएनजी की, बाय द वे मैं अगर आपको बता दूं। ऐसे में एक अलग कंप्रेशन रेशियो बनेगा सीएनजी में और आपको अपनी ईसीयू को अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पर रीमैप करवाना पड़ेगा। कुछ कंपनियां ऐसी हैं सीएनजी फिटमेंट्स की जो ईसीयू को जो है वो यहाँ पर ज़रूर रीमैप करते हैं। मैंने भी कुछ वीडियोज़ जो है वो इंटरनेट पर देखे जिसमें से वेन्यू 1.0 लीटर के लिए एक कंपनी थी जिन्होंने अपनी ही सीएनजी जो है वो रीमैप करके दी थी ताकि उसकी परफॉर्मेंस ना घटे। अगर आप ऐसा करवा रहे हो कि रेगुलर सीएनजी किट जो है वो आप एक टर्बोचार्ज इंजन में डलवा रहे हो तो उसकी परफॉर्मेंस नलीफाई हो जाएगी, शायद कोई नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की तरह वो काम करे, आपको परफॉर्मेंस नहीं देगी, फ्यूल एफिशिएंसी में भी और भी ज़्यादा ड्रॉप आ जाएगा, जबकि आप एफिशिएंसी के लिए ही जो है वो अल्टरनेट फ्यूल का यूज़ करते हो। टर्बोचार्जर्स जो है वो बने होते हैं मेनली अपने फ्यूल टाइप के ऊपर काम करने के लिए। अगर आप उनको रीमैप करवा के एक नई तरीके से जो है वो इंजीनियर कर रहे हो तभी जाके वो काम करते हैं गाइस। सो ये थे कुछ क्विक नॉलेज जो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है टेक्निकल वीवू की। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस। और हाँ, ये सब चीज़ें जो है वो टर्बोचार्जर के साथ में मत कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसे ही एपिसोड आने वाले टाइम में भी चाहिए तो मैं ज़रूर आपके लिए बना दूंगा। और बस गाइस, मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ में। टेक्निकल वीवू के ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं गाइस, अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइस।